can take values in between minus L to plus L including 0 by a variation of 1, ठीक है, by a increment of 1, ठीक है, और at an increment of 1 और यूनिट। तो AQN अगर 0 है, दैट इज S ऑर्बिटल के लिए कितने डिफरेंट MQN होंगे? सिर्फ एक। P के लिए कितने होंगे? 3। D के लिए कितने होंगे? 5। F के लिए कितने होंगे? 7। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये डिफरेंट MQN इंडिकेट हमारे लिए क्या करते हैं? तो दे इंडिकेट the orientation of a particular orbital in 3-dimensional space, ठीक है। Under consideration in 3-dimensional space, under consideration, yeah, or indicate the orientation of a particular orbital in 3-dimensional space. सर आप ही कहाँ लिख रहे हो सर? क्या क्या सर आपने अभी कुछ लिखा ना, वो क्या था? दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ओके सर लेकिन आपने कुछ चेंज किया वो नहीं देखा मैंने। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ था इन कंसिडरेशन या अंडर कंसिडरेशन, उसको मैंने चेंज किया। एंड अंडर कंसिडरेशन का मतलब द ऑर्बिटल फॉर व्हिच आई एम कंसीडरिंग दैट इज गोइंग टू, उसका ओरिएंटेशन किस तरह का है वो एक्सप्लेन करता है। अभी मैंने उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन 3-डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, तो मैं लास्ट डे को समझा रहा था आप लोग को। आई हैड दैट PDF file open, it's not there. Open it again. And I tried explaining you orbitals का orientation, ठीक है। P के लिए क्या क्या possible orientation है, S के लिए क्या है, P के लिए क्या है, D के लिए क्या है, F के लिए क्या है। S के लिए तो एक ही सिंगल ओरिएंटेशन है और कुछ हो नहीं सकता है। देन कम्स P के ओरिएंटेशन। तो P के जनरली 3 ओरिएंटेशन होते हैं, 3 इम्पोर्टेंट के 3 ही ओरिएंटेशन होते हैं। एक कंसिडर करते हैं हम व्हेन इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स y एक्सिस, दूसरा व्हेन इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स x एक्सिस, एंड व्हेन इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स z एक्सिस, ठीक है। सो बेसिकली you can take a part of it and put it over here. So how is it? When I'm talking about orientation, I'm actually talking about total counts. ठीक है। और इसमें लास्ट डे को मैंने ये भी बताया था, इसको मैंने लास्ट डे को ये भी बताया था आप लोगों को कि Z ओरिएंटेशन वाला जो होता है यानी EZ को जनरली हम लोग जीरो वैल्यू, Z के अलावा ओरिएंटेड जो भी ऑर्बिटल रहता है फुल्ली, उसको हम लोग जनरली
जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स को जनरली हम लोग जीरो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देते हैं, क्योंकि जेड डायरेक्शन को ही हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इज इट ओके? सो यहाँ पर एक नोट में लिख लेते हैं, as z-axis is considered as standard internuclear axis. N is equal to 0. Is assigned orbital oriented along z-axis. This okay? I hope कोई issue नहीं होगा. And then I believe I have talked about what degenerated. If not, I'll talk about it right away. Degenerated का मतलब होता है equal energy. Equal energy orbitals. Degenerated orbitals का मतलब होता है equal energy orbital या identical orbitals. Identical का मतलब not only in terms of energy but also in terms of size. ठीक है, the two orbitals are going to be exactly the same. That means any of these orbitals, ठीक है, f का कोई भी ये ऑर्बिटल जिसका n n वैल्यू -3 हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसमें से किसी भी एक ऑर्बिटल दो या तीन किसी को भी पिक कर, उन सबकी एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी the size of the orbital. If they are belonging to same principal quantum number, then they are going to be exactly the same. ठीक है, साइज भी एग्जैक्टली सेम होगा, वैसे सारे ऑर्बिटल्स f ऑर्बिटल्स का, एंड एनर्जी सेम होती है, इसलिए उनको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. इज इट ओके? सो आई राइट इट. सर वो नोट एक बार दिखाओ. नोटेड. यस सर. सो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या है?
generated orbitals those orbitals which are identical in terms of energy, total energy, size. ठीक है? Degenerated orbitals are those orbitals which are identical in terms of total energy and in terms of size. ठीक है? The only difference they have is the two degenerated orbitals will be differing only in their three-dimensional orientation in the space. Okay? Generated orbitals will differ in their 3D orientations. ठीक है, ई वाले का समझ लिया होगा हम लोगों ने। अभी मैं एफ का भी समझाता हूँ। एफ में हमारे पास 5 ऐसे ओरिएंटेशंस होते हैं। These 5 orientations are something like this. ये दिख रहा है हम लोगों को। लोब्स along this way, या तो ये डायग्राम को देख सकते हैं हम लोग, या फिर इस डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, either of them। 4 वाले में एक रेडियल ये भी आ गया है, 5 वाला थोड़ा और एडवांस है। So, but anyway, can concentrate on this one. Let's focus on this one. क्या है? We have this thing, x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So the lobes are in between x-axis and y-axis in xy plane. In between x-axis and y-axis, xy plane, we call the orbital as dxy orbital. अब इनको dxy orbital क्यों बोलते हैं? जब इन बिटवीन एक्सिस हमारा रहता है, इन बिटवीन एक्सिस, तो मतलब इन बिटवीन एक्सिस अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये एक हाइपरबोलिक कर्व टाइप जनरेट करता है, और स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो होता है वो xy के फॉर्म में, xy कांस्टेंट के फॉर्म में होता है, एंड देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट नेमिंग जो है वो हमने dxy कर रखा है। ठीक है, ये भी सिग्निफाई करता है कि these orbitals are in xy plane and obviously they are oriented at 45 degree to the axis। ठीक है, दूसरा एक है जिसमें वो भी xy plane में ही है। There is one difference, and the difference is that the lobes are oriented along x-axis and y-axis। Yeah, it is in xy plane, but lobes are oriented along x-axis and y-axis, and we name it d x square minus y square। ठीक है, there are 2 more तो orientations। ये नहीं समझा सर, एक बार वापस बताओ। देखो, पहला जब जो है उसमें क्या है कि lobes are in like in between the two axes। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में है। Making sense?
Hello. Yeah, let me browse you guys through this thing again. E के जो दो ऑर्बिटल्स सॉरी दो पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, they are oriented along in between x axis and y axis. ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है हम लोगों को क्लियरली. x axis and y axis के between हमारा लूप्स प्रेजेंट है. ठीक है, इसलिए इसको नाम हम देते हैं, मतलब इसलिए नाम देते हैं. अब ये वाला जो वर्ड है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए. सर एक्स और वाई के एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, तब आपको एक्स वाई नाम देना चाहिए था. बीच में है तो क्यों नाम दिया एक्स वाई? तो द रीजन इज बेसिकली ये एक्स वाई जो है ना, ये एक्स वाई कर्व को डिनोट करता है, और एक्स वाई कर्व हम बोलते हैं वो हाइपरबोलिक कर्व होता है. ठीक है, एक्स वाई कांस्टेंट. और वो जो कर्व होता है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है. और ये ऑर्बिटल्स का भी नेचर कुछ इसी तरह का होता है. इनका नोडल प्लेन ये जो दिख रहा है प्लेन ना, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्लेन प्लेट टाइप का रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लेट, these are actually two nodal planes of d orbital, right? तो नोडल प्लेन है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम ये देखने जाएंगे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी लड्डू, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? हेलो हेलो. सर डिडंट अंडरस्टैंड सर, ये आपने एंड में क्या बोला था? मैंने ये बोला कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मेरी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मेरा नोडल प्लेन है, राइट? दैट मींस माय ऑर्बिटल्स आर नॉट टचिंग एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, और देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपरबोला. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला की ये टेंडेंसी होती है, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर हम ले रहे हैं ना, ठीक है, so that is not going to touch any of the axis. Is it okay? Is this okay? और बेसिकली उसी की वजह से हमने ये नाम जो है dxy for this orientation has been picked when the orbitals are oriented in between x-axis and y-axis, touching neither of them. ठीक है, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर. ओके. फर्दर ये दूसरा वाला जो है ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है. एंड जब अलोंग ओरिएंटेशन होती है ना, तो वी हैव अनदर टाइप ऑफ हाइपरबोला व्हिच इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है, बाद में पढ़ोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसिम्पटोट. एसिम्पटोट का मतलब होता है अ लाइन जिसको कि हमारा हाइपरबोला कभी टच नहीं कर रहा है. ठीक है, दैट इज एसिम्पटोट. एसिम्पटोट इज अ लाइन which is tangent to our curve at infinity, right? It is tangent to our curve at infinity. मतलब वो दोनों एक दूसरे को वर्चुअली टच नहीं, सॉरी, रियलिटी में टच नहीं कर रहे हैं. एम आई मेकिंग सेंस? सो एसिम्पटोट इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है. और जब एसिम्पटोट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहता है ना, तो द इक्वेशन ऑफ
hyperbola becomes xy, and when it is the asymptote is equal to x is equal to y and x is equal to minus y. ठीक है, diagonals between x axis and y axis वो रहेगा, तो इक्वेशन x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाले ओरिएंटेशन में इसका नाम जो होता है ना ऑर्बिटल्स का, दैट हैज बीन गिवन एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इज इट ओके? सर तो ये खाली डी ऑर्बिटल के लिए है कि सबके लिए? हाँ, कोई भी डी ऑर्बिटल के लिए, अभी जो बता रहा हूँ. आगे एफ ऑर्बिटल के लिए बताऊंगा तो उसमें जेड का भी कंपोनेंट आ जाएगा. ठीक है, ओके सर. सो अभी सिर्फ डी के लिए, जैसे एक्स में क्या था, दोनों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक्स वाई जेड के अलॉन्ग ओरिएंटेड था, तो उसको एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड बोल दिया हमने. अब ये थोड़े कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, 2 डायमेंशंस में जा रहे हैं, दोनों डायमेंशन को यूज कर रहे हैं फुल्ली. 5 ओरिएंटेशंस हैं, तो 5 ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब ऑब्वियसली हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ नहीं हो सकता है. Therefore, we have these orientations possible. तो एक ओरिएंटेशन dxy ओरिएंटेशन, दूसरा dx स्क्वायर y स्क्वायर ओरिएंटेशन. तीसरा जो है, अब यही वाले ओरिएंटेशन को 3 अलग अलग प्लेन्स में रख देते हैं. इसको रखा dxy xz. xy क्या है, xy प्लेन में है, xz किस में रहेगा, x और z प्लेन में रहेगा, x और z प्लेन में रहेगा, एंड एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में लूप्स रहेंगे. इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? एक्स जेड में क्या है, डी एक्स जेड में द ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन बिटवीन जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एंड दे आर लाइंग इन एक्स एंड जेड प्लेन, एक्स प्लेन एंड जेड प्लेन, एक्स प्लेन एंड जेड प्लेन. Is it okay? चौथा वाला जो ओरिएंटेशन है वो अगेन सेम है, बस ये टिल्टेड है थोड़ा सा. इंस्टेड ऑफ कवरिंग एक्स एक्सिस, इट इज नाउ कवरिंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में ये है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और इट्स निल, मतलब प्लेन जो हमारे ये हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर प्लेन्स किस एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहे हैं, दो नोडल प्लेन्स. यहाँ पर किस एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहे हैं, डी एक्स वाई में दे आर कटिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस. बात समझ में आ रही है? हेलो. और ये सबसे आखिरी वाला है, इसका नंबर जो देते हैं हम लोग वो होता है डी जेड स्क्वायर. ठीक है, डी जेड स्क्वायर कैसे ओरिएंटेड होता है, तो इट इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, इट इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, एंड इसके ये दो लोब्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ओरिएंटेड इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, ये खुद जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाली चीज जेड एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होने की वजह से ये दोनों लॉब्स जो होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे. ये डोनट और ये डोनट. ठीक है, एक्चुअली वो डोनट नहीं होते, ये पूरे पूरे स्फेयर तो नहीं बोल सकते हम लोग, बट कैसे बोलो, बेसिकली बलून्स वगैरह टाइप हम देख सकते हैं इसको, दे आर लाइक बलून्स. ठीक है, अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के शेप में कोई लिटरल डिफरेंस नहीं होता है. ये हमको देखने में ऐसा लग रहा है
क्यों देखने में ऐसा लग रहा है, तो देखो इनके प्रोजेक्शन को, इनको हमने दिखाया है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ सी, और स्क्रीन के ऊपर जब 3D इमेज को 2D के फॉर्म में कर रहे हैं ना, हेलो हेलो, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, देखो ये जो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा, ठीक है, जेड एक्सिस पर अपना आई सेट करके देखता हूं, तो विल इट लुक लाइक दिस? ऊपर अपने आई को रखता हूं, इज इट गोइंग टू लुक लाइक दिस और नॉट? यस सर। ठीक है, अब अपने आई को मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ, एक्स एक्सिस पर लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, या फिर वाई एक्सिस पर लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है। हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? सर दैट अप वाला। ये वाला, हाँ सर। बात समझ में आ रही है? ऑल ऑफ यू, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नो सर, वो मतलब ऐसे पास कर इसलिए सर। क्या हर्षित, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई बच्चा, कैन यू मेक एडजस्टमेंट एंड स्पीक अगेन? मतलब मैं समझ नहीं पाया तुम क्या Yes, sir. पूछते हैं। हाँ बोलो, अब बोलो, अभी आ रही है। सर वो एक्स और वाई को कंप्लीटली एक्सिस के थ्रू। नहीं, ये वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू नहीं पास कर रहा है, ये वाला पास कर रहा है, ठीक है। इसको देखने के लिए इस फॉर्मेट में आई हैव टू ओरिएंट माई सेल्फ अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू वाई एक्सिस, या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। इन शॉर्ट ये पूरा एक्सरसाइज एरिया मैं आप लोग को बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये 5 इंडिपेंडेंट ओरिएंटेशंस जो हैं, ठीक है, यही सिर्फ पॉसिबल है, ठीक है। और नंबर 2, देखने में ये वाला जो ओरिएंटेशन है ये इनसे डिफरेंट दिखता है ड्रॉ करने के टाइम पर 2 डायमेंशनल पिक्चर, बट रियलिटी में क्या है, दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है, इट इज सेम एज दिस। कैसे सेम है यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट ओके? मतलब ये जो हमने डोनट टाइप ड्रॉ कर रखा है, तो हमें ये लगेगा, हमें लग सकता है एज अ बच्चा हम लोग को लगता है ये कैसा है, फिर हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि इट इज डबल डम्बल, यहाँ पर तो डम्बल है नहीं, यहाँ पर तो एक डोनट है एक डम्बल है, राइट, एक डम्बल है और एक डोनट है, सो व्हाई आर वी सेइंग कि 2 डम्बल्स हैं, ठीक है। इज इट ट्रू इन दिस ऑल्सो? ये सारी इंक्विजिटिवनेस रहती है, सो आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट दैट आउट इन योर माइंड, और ये वैसे होती फालतू की है, ठीक है, इनसे अपना कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे थॉट प्रोसेस को हमेशा डिस्टॉर्ट करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो जस्ट वो डिस्टॉर्ट ना करे इसलिए ये पॉइंट को समझा रहा हूं मैं। ये स्ट्रक्चर को हम विजुअलाइज इन दोनों पर कर पा रहे हैं बाय प्लेसिंग आवर आईज इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग जब अपने आईज को हम रखते हैं तो दिस सेम फिगर इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
ये हो या ये हो, दोनों z एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम आई करते हैं तो दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस, द थर्ड फिगर। अब थर्ड फिगर को देखो, ठीक है, और बस ये सोचो कि यू आर लुकिंग इट इन सच अ मैनर, मतलब what should I say, we are looking at this figure, मतलब एक सेकेंड मैं बना देता हूं फिर मैं, इस फिगर को मुझे इस फिगर से जनरेट करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टिल्टिंग माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मे बी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, टिल्ट किया एज इन आई रोटेटेड इट द एक्सिस by somewhat angle 45 degree. Now it became something like this. The one which is here. Yeah. और अब बेसिकली मेरा ये जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह का दिख रहा है और लगभग, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर लुकिंग एट इट z एक्सिस के अलॉन्ग, जब खड़े होकर के और हम लोग इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं तो हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स या शेप इसके समझ में आते हैं। एक शेप समझ में आता है जिसमें ये मतलब ऐसा है कि मैं कैसे बोलूं, आई एम टोटली अबव जेड एक्सिस। जब टोटली अबव जेड एक्सिस होकर के मैं देखूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट दिस व्यू, ठीक है, दिस टू डायमेंशनल व्यू। बट ऑन कॉन्ट्ररी अगर मैं जेड और वाई प्लेन में किसी और जगह पर आकर के देख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज पॉसिबल, मैं आके देख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम गोइंग टू गेट अ व्यू लाइक दिस, जहां पर मुझे ये वाला लोब प्रॉपर दिखेगा और ये वाला लोब जो है ना, ब्लू वाला लोब, दैट इज गोइंग टू गिव मी अ फील दैट दे आर कनेक्टेड। मतलब यहां पर अगर मैं अपने आई को ला करके रख लेता हूं सपोज, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू सी इट ऑल टुगेदर। ये एक कंटिन्यूअस ब्लूइश लोब लगेगा लाइक दिस डोनट। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. समझ में आया सारे लोगों को? सो दीज आर हाँ फाइव सर. फाइव डिफरेंट ओरिएंटेशंस। इनके नाम क्यों ऐसे लिए गए हैं? यस, देयर इज अ रीजन, नो डाउट अबाउट इट। द रीजन इज मैथमेटिकल एज वेल। अभी एग्जैक्टली रियलाइज कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जब रिवीजन के टाइम पर आप हाइपरबोला वगैरह पढ़ लिए रहोगे, एसिम्पटेट वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ उसका आइडिया हो गया रहेगा, तब ये सारी चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगी। देन यू कैन रिलेट, ठीक है, the way I am able to relate it, you will also be able to relate it. till then हमको थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxz dyz dxy y xz yz, फिर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर z एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड, डोनट xy प्लेन में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड लोब्स रहेंगे। एक्स वाई प्लेन में रहेगा एंड 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस एंड 45 डिग्री टू वाई एक्सिस। एक्स जेड में एक्स जेड प्लेन में रहेगा 45 टू एक्स 45 टू वाई जेड। वाई जेड में 45 टू वाई 45 टू जेड एंड ओरिएंटेड इन एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। वाई जेड में रहेगा तो नोडल प्लेन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलॉन्ग नोडल प्लेन कट कर रहे हैं, राइट। एक्स वाई के अंदर में जब एक्स वाई के अलॉन्ग ओरिएंटेड है तो नोडल प्लेन जेड एक्सिस के अलॉन्ग कट कर रहा है। जब एक्स जेड के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, एक्स जेड प्लेन में ओरिएंटेड है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नोडल प्लेन कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर नोडल प्लेन किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग कट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर नोडल प्लेन कोनिकल फॉर्म में हमको दिखता है, कोनिकल फॉर्म में दो अलग अलग कोन्स के फॉर्म में दिखता है,
ठीक है, यहाँ पर नोडल प्लेन कंटिन्यूअस दिखता है हमें और दो अलग अलग कोन्स के फॉर्म में दिखता है, अप एंड डाउन। यहाँ से अगर हम देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये पूरी चीज कंटिन्यूअस दिखेगी, तो नोडल प्लेन तो हमको दिखेगा नहीं। नोडल प्लेन हमको ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दिखेगा, ये वाला पोर्शन और ऊपर का ऊपर वाला पोर्शन, और वो दोनों डिस्कनेक्टेड भी लगेंगे। तो वो दो नोडल प्लेन हमारे लिए बनाते हैं, या दो नोडल सर्फेसेस बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सर हाँ बोलिए। सर बाकी 3 में 4 सॉरी 2 नोडल प्लेन्स होने चाहिए ना? इसमें सब में 2 ही नोडल प्लेन है ना, यहाँ पर भी 2 नोडल प्लेन है, एक देख रहे हो ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, एक प्लेन और दूसरा प्लेन। यहाँ पर भी 2 प्लेन है, एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन जो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर भी 2 प्लेन है, एक ये नोडल प्लेन, एक ये नोडल प्लेन, एक यहाँ पर एक। Is it fine? यस सर। Okay. सर जो यहाँ पे 3,2,0 है वो क्या है? ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एम सर और एल फिर एम। वो y के वैल्यूज कहाँ से मिलते हैं? क्या क्या? सॉरी, x एंड y के वैल्यूज कहाँ से मिलते हैं? एक्स एंड वाई का वैल्यू कहाँ मिला है हम लोग को? सर वो हम लोग 3dx² माइनस y² कर रहे हो। हाँ, ये तो सर स्टैंडर्ड वहाँ पे नाम हमने दिया है उसको। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है तो उसका नाम हमने 3D XY d ऑर्बिटल, जिसके 2 लोब्स ऑब्वियसली किसी ना कहीं तो वो ओरिएंटेड रहेंगे ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमको उसको फिट करना है। तो अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है तो आई एम गोइंग टू कॉल इट DXY, उसका नाम दे दिया। इज इट तो ओके? वो जैसे खाली नाम है। बिल्कुल, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को इंडियन नहीं बोलते हैं ना, नाम से बुलाते हैं, राइट? तो उसी तरह से इस एक इंसान या इस एक ऑर्बिटल इन दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हमने DXY बोल दिया। इज दिस क्लियर? बात समझ में आई? सिमिलरली एफ ऑर्बिटल, देखो अब वो थर्ड वाला हमने देखा, थर्ड वाले के बाद फोर्थ वाले को भी देखो, सेम फ्रेम में देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे हम। ठीक है, आर द डायनेमिक्स एग्जैक्टली सेम और आर दे डिफरिंग? मैं ये सारे इक्वेशंस वगैरह पर भी आऊंगा, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ, आई मीन इट इज रिलेवेंट फॉर यू गाइस, सो आई विल कम ऑन दैट बट समवॉट लेटर ऑन। देखो ये क्या है, 3xy 3DXY। अभी यहाँ पर देखो, when it is oriented along x and y, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में लोब्स ओरिएंटेड है, इट इज कॉल्ड एज 4DXY।
एंड लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिएंटेड है तो 4d एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर. इज दिस ओके? हेलो, मैंने बोला इज दिस ओके? Yes, sir. Similarly, xz and yz, x axis and z axis के बीच में lobes oriented है. It is giving xz. y axis हमारी तरफ आ रहा है. y axis and z axis के बीच में lobes oriented है. We call them yz. ठीक है. Next thing is one more a small but important thing is यहाँ पे I'll फिर 4D के बाद 5D को देखो. 5D भी कुछ उसी तरह का दिखेगा एग्जैक्टली. एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस हमारी तरफ आ रहा है, उसके अलॉन्ग ओरिएंटेड है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और एक्स एक्सिस y एक्सिस के बीच में है dxy. फिर उसके बाद x एंड z के इन बिटवीन है xz, y एंड z के इन बिटवीन है yz dyz. अलॉन्ग z स्क्वायर है z स्क्वायर. मेकिंग सेंस? ओके. और यहाँ पर दूसरी चीज जो मुझे बतानी थी वो ये थी कि जनरली हमारे s ऑर्बिटल जो होते हैं इनके अंदर जो डेंसिटी होती है ये या जो भी है इलेक्ट्रॉन्स वेव जो है दे आर इंडिकेटेड बाय प्लस. वाई प्लस, ये प्लस इसलिए क्योंकि जब हम वेव डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना तो कुछ पोर्शन ऊपर रहता है, कुछ पोर्शन नीचे रहता है, राइट? दिस पोर्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव फेज एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेगेटिव फेज. ठीक है. अब s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा होता है टेंडेंसी या ऐसा उनका इक्वेशन होता है कि that does not exactly that never becomes negative. ठीक है. it is never negative. ठीक है. हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. s ऑर्बिटल का जो डायग्राम होता है या इक्वेशन होता है that never assumes or attains negative phase. this ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव फेज एंड नीचे वाला पार्ट इज नेगेटिव फेज. ठीक है. तो s ऑर्बिटल का कभी भी नेगेटिव फेज नहीं आता है. वेव में ऊपर और नीचे आ रहा है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव फेज, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेगेटिव फेज, फिर ये पॉजिटिव फेज और फिर ये नेगेटिव फेज. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव फेज का मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है. इट ओनली मीन्स दैट displacement maximum amplitude is in positive direction with x axis and यहाँ पर the amplitude is in negative direction with x axis. मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दैट्स इट. अब s ऑर्बिटल में क्या है कि s ऑर्बिटल में इट कैन आइदर बी आई मीन
पॉजिटिव रहेगा या मिनिमम 0 रहेगा. सो ये कुछ इस तरह का रहता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंड इसका फेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. s ऑर्बिटल फेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा. बॉन्डिंग जो सबसे एडवांस थ्योरी है बॉन्डिंग की, वो भी इसी श्रोडिंजर्स इक्वेशन मॉडल पे ही, वेव क्वांटम मॉडल पे, क्वांटम वेव मॉडल पे ही बेस्ड है. ठीक है. उसमें क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव फेज जो है ना, वो अगर निगेटिव फेज के साथ कंबाइन कर रहा है तो देयर वोंट बी एनी फिजिबल रिएक्शन. ठीक है. वो और जीरो बॉन्डिंग हो जाता है. पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज अगर इंटरेक्ट करेंगे दैट विल क्रिएट जीरो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग. ठीक है. It is only when positive and positive are going to overlap together or negative and negative are going to overlap together, तभी वो effective bonding form करते हैं. ये बात समझ में आ रही है? So इसके लिए ये फेज का आइडिया होना जरूरी है आपके पास, क्योंकि ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, so that हम बॉन्डिंग्स मॉलिक्यूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए. राइट, दैट इज वन रीजन. प्लस इंटरनल पिक्चर्स हमें क्लियर. तो इंटरनल पिक्चर क्लियर करने के लिए इंटरनल डिटेल्स बताए जा रहे हैं आपको, और बॉन्डिंग पैटर्न्स को क्लियर करने के लिए बॉन्डिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी श्योरली टोल्ड टू यू गाइस. एम आई मेकिंग सेंस? नेक्स्ट. Sir, for every s orbital, हाँ, all s phase is orbitals, positive. yeah, for all s orbital phase is always positive. ठीक है. So basically for, you can write it for any s orbital phase is always positive. और फेज का मतलब क्या है वो भी मैं लिखवा दूंगा, अभी आता हूं उस पर तो लिखवाता हूं. खैर, पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, इसका हाफ लोब जो होता है, ठीक है, हाफ लोब इज पॉजिटिव फेज, अदर हाफ इज नेगेटिव. इज इट ओके? पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, क्लियर? हेलो. एक फेज पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. डी में Sir, आते ये हैं. वेव का बात कर रहे हैं ना, मतलब हाँ, वेव. इलेक्ट्रॉन के. हाँ, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वेव्स जो होते हैं उनका कुछ टाइम फेज पॉजिटिव रहता है, कुछ टाइम फेज नेगेटिव रहता है. ठीक है. ये लूप जो है उसका एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव फेज को इंडिकेट करता है और दूसरे साइड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव फेज को करस्पॉन्ड करते हैं. इज इट ओके? थर्डली एफ वाले में ये ब्लू एंड ऑरेंजेस जो दिए हुए हैं, इनमें से एक जो है वो पॉजिटिव फेज को करस्पॉन्ड करता है और दूसरा वाला कलर जो है वो नेगेटिव फेज को करस्पॉन्ड करता है. मतलब इसके दोनों लोब्स जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव फेज लोब है, और ये वाले दोनों लोब्स क्या है, पॉजिटिव फेज लोब्स है. क्लियर है? पी ऑर्बिटल में एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव. एफ में, डी में क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा सेट पॉजिटिव और दूसरा का सेट जो है, दूसरा सेट जो है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है. एक डंबल पॉजिटिव और दूसरा डंबल नेगेटिव. मेकिंग सेंस? हेलो. Yes, sir. सर, हाँ, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी डी ऑर्बिटल फेज इज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ऐसा 2 टाइम्स पॉजिटिव ऐसा लिखते हैं. अरे हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ. देखो लिखना क्या है वो मैं लिखवा रहा हूँ, परेशान मत हो. मैं जो बता रहा हूँ सिमेटिक वो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ दैट इज सर. इम्पोर्टेंट. अभी मैं लिखवाऊंगा, जाऊंगा उधर, तो अदरवाइज स्विच करते रहना पड़ेगा ना.
पहले मैं समझा लूं इधर, फिर मैं उधर जाकर के लिखवा दूंगा। d ऑर्बिटल के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, f ऑर्बिटल के लिए ऐसा पॉजिटिव निगेटिव फेज का डिस्क्रिप्शन जो ये जो है ना डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन, ये हमने किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? द प्राइमरी रीजन फॉर दैट इज f orbitals never participate in bonding. f orbitals never participate in bonding till up to now or till the compounds found up till now। ठीक है, अभी तक जितने भी कंपाउंड्स हमको मिले हैं उनमें से कहीं भी f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसलिए उनके फेजेस वगैरह का डिस्टिंक्शन जो है हमने नहीं किया है। The moment we will have some compound which involves f orbital as well, तो फिर f ऑर्बिटल का भी डिस्टिंक्शन हमको पता चलेगा। सी, ये डिस्टिंक्शन जो पॉजिटिव निगेटिव लोब का है ना, पॉजिटिव या निगेटिव फेज का है, ये हमको मतलब हेवनली एडोब में पता नहीं चला है, या हमने ढूंढ करके चार्ज ढूंढ करके, या कौन सा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऐसे हमको पता नहीं चला है। इट हैज कम थ्रू एक्सपेरिमेंट। अगर मेरा एटम, दो एटम एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में नहीं इंटरेक्ट कर रहा है और दूसरे ओरिएंटेशन में इंटरेक्ट कर रहा है, that means that has to be explained by some way or the other way, right? So the explanation is कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे क्रिएट समथिंग। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो वाले डायरेक्शंस जो होते हैं फॉर्मिडेबल डायरेक्शंस होते हैं, उन डायरेक्शंस में इंटरेक्शन नहीं हो सकता। मेकिंग सेंस? एंड दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग वेरियस कंपाउंड्स। अब पॉइंट ये होता है, या वेरियस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसको हम, और ये बहुत ही लॉजिकल नहीं है, आई मीन इट्स इनफैक्ट लॉजिकल, क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि फेज जो हम ड्रॉ करते हैं वेव का, दैट इज अप एंड डाउन, तो एक पार्ट अप रहेगा एक पार्ट डाउन रहेगा। सो इसके साथ हम कन्वीनियंटली कोरिलेट कर सकते हैं चीजों। ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव बीन गिवन प्लस एंड माइनस साइंस। F वाला अभी तक कभी रिएक्ट ही नहीं किया है, तो हमको आर्बिट्रली तो पता चल नहीं सकता है उसमें। That we can only know when we have a real compound in presence of us in our hand, which is involving the f orbital का contribution in bond. Making sense? बात समझ में आ गई? And orientations भी, different orientations भी हम लोगों को समझ में आ गए होंगे अभी तक। Am I making sense? Hello? हाँ सर बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो। सर वो जैसे डी में हुआ है वैसे ही मतलब कि आगे भी ऐसा होता जाएगा? क्या होता जाएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सॉरी, ओरिएंटेशन। सी ऑब्वियसली ओरिएंटेशन होते जाएगा, बट उनका एग्जैक्ट ओरिएंटेशन क्या है वो ऑर्बिटल आएगा तब तो हमको पता चलेगा। ठीक है, बिना ऑर्बिटल के हम ऐसे नोमेनक्लेचर इस फॉर्मेट में तो कर नहीं सकते हैं सपने में बैठ के। हाँ, ये फॉर्म में जरूर हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं उसका, 0 1 2 3 -4 इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर नोमेनक्लेचर की तुम बात कर रहे हो इस सेंस, ठीक है, यस, MQN हम उसको असाइन कर सकते हैं, जैसे D के बाद F है, F के बाद G ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, तो G ऑर्बिटल के लिए क्या रहेगा मेरा नंबर, ये इफ दिस इज G,
G ऑर्बिटल के लिए L वैल्यू 4 रहेगा, तो माय नंबर्स आर गोइंग टू बी -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये नोन है कि ये होएगा, ठीक है, बट इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा एग्जैक्टली इन स्पेस में, ये होगा तभी तो हमको पता चलेगा ना, होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। Are you getting my point? And obviously it is going to be more complicated than triple loop f orbitals या triple dumbbells f orbital। जी में क्या होगा, 4 डम्बल्स रहने पड़ेंगे या फिर कोई मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आना पड़ेगा अगर जी आता है तो। बात समझ में आई? Yes. वेरी गुड, लेट मी मूव फॉरवर्ड। नोट करा रहा था मैं। S orbital always has positive things. S orbital सर orbital, आपने कुछ लिखा है? हाँ मैं लिख रहा हूँ मेरा यार, ठीक है। p ऑर्बिटल में क्या होगा, p ऑर्बिटल has 1/2 lobe in positive phase and other half is in negative phase। phase d ऑर्बिटल के लिए one entire dumbbell that is both lobes of one dumbbell will be in positive phase, whereas both lobes on the dumbbell will be negative phase, ठीक है। And this can be also written like this. I can draw it and you guys, okay, जैसे ये मेरा s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, कोई भी s ऑर्बिटल हो पॉजिटिव लोब रहेगा। p ऑर्बिटल लेंगे तो कोई भी p ऑर्बिटल लेंगे, एक हाफ पॉजिटिव एक हाफ
जरूरी नहीं कि राइट साइड वाला ही पॉजिटिव हो, लेफ्ट साइड वाला भी पॉजिटिव हो। एंड डी ऑर्बिटल में क्या होगा? डी ऑर्बिटल में इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सर फेज मतलब वो एक्स एंड वाई। राइट। कल बोल, सॉरी एक अलग कलर से बना देता हूँ। इनमें से ये पूरा डंबल जो होगा, एक ये पार्ट भी पॉजिटिव, ये पार्ट भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये वाला नेगेटिव। क्लियर? F के लिए क्या है? It hasn't participated yet in the bonding, therefore is it okay? ये नोट कर लिया हम लोगों ने। So, next point is otherwise तो इन ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इसमें चल। बोलो ना। हाँ सर ये जो ऑर्बिटल्स होता है सर, ये पूरा एक मतलब स्फेरिकल शेप, मतलब कि इनका जो ये रहता है, जो रीच रहता है वो पूरा इलेक्ट्रॉन रहता है, बस वो नोड्स को नहीं करके। अगर हमने उसी ऑर्बिटल को ऊपर से देखा, हमने पी ऑर्बिटल को ऊपर से देखा, तो फिर वो सिर्फ नोड के एरिया में नहीं रहेगा, बाकी सारे एरिया में रहेगा, जहाँ पर सर्कुलर एरियाज में रहेगा, जहाँ पर वो हो सकेगा। I think your question is कि हर्षित एक बार फिर से बोलोगे? सॉरी, मतलब somehow मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया क्वेश्चन को। सर मतलब कि माय क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। हाँ हाँ और कि अगर एक ऑर्बिटल है तो हाँ। फिर हमने जैसे वो फोर्थ वाला ओरिएंटेशन था z एक्सिस वाला, z4 वाला, हाँ
में एक पूरा सर्कल था, एक पूरा स्फेरिकल था। एस हाँ एस ऑर्बिटल जो है मेरा वो पूरा स्फेरिकल है, ठीक है, ये वाला स्फेरिकल है, ठीक है। हाँ, और तो फिर हर ऑर्बिटल के लिए ऐसा ही होता है या फिर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिर्फ नोड्स को छोड़ के हर वो सर्कुलर पार्ट कवर करते हैं हर क्वाड्रेंट के लिए? नहीं, हर क्वाड्रेंट में नहीं। जैसे पी ऑर्बिटल के लिए जब हम देखेंगे तो वो पी ऑर्बिटल का अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ इसी जोन में रहेगा, यानी पी एक्स वाला इलेक्ट्रॉन अगर है तो सिर्फ वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट विथ सर्टेन obviously expansion in x and y directions रहेगा with certain ये, ठीक है। क्योंकि वो सॉलिड है ना, इट्स नॉट वन डायमेंशनल थिंग और टू डायमेंशनल थिंग, ठीक है। थ्री डायमेंशनल है तो थोड़ा सा जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में भी अब बलून को अगर हम देखें हैं तो बलून का जहां पे हम लोगों ने नॉट टाई किया है वहां से अगर एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द मैक्सिमम बल्ज साइड, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? Is it only oriented to along x-axis? नहीं, it is oriented along x-axis, but उसका y expansion और z expansion भी सेंट्रल लाइन से तो रहेगा ना, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल चीज है, तो वो तो होता है, ठीक है। दूसरी चीज, s ऑर्बिटल कहीं पर भी रहेगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, हाँ, एनी प्लेस इनसाइड s ऑर्बिटल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस will be a probable position of electron, ठीक है। Similarly, p orbital में every position which has been marked or colored by blue is a probable position of an electron in that orbital, ठीक है। But any position which is out of this blue lobe portion is definitely not the position of electron. हेलो हेलो हर्षित, Yes, sir. your doubt got resolved, you got your answer या कुछ और डाउट भी है? नहीं सर, Okay, okay, fine. Next thing which I am going to tell is these degenerated orbitals, they are equal energy orbitals, ठीक है, in normal circumstances, ठीक है, they are equal energy orbitals in normal circumstances. Normal circumstances मतलब जब कुछ भी नहीं है तो क्या ये क्या है? Equal energy है. The moment we apply a electric field और magnetic field, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और मान लो एक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है, डू यू थिंक ये सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ओरिएंटेड इन दिस डायरेक्शन एंड ये सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ओरिएंटेड इन जेड डायरेक्शन and ye sort of electrons which are oriented in y direction, they all are going to behave differently? Am I right or not? Will they or will they not? Sir, can you repeat again? हाँ, I am just saying, अगर मैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाता हूँ, देखो अभी नॉर्मल मेरा एटम है, सारे उसके ऑर्बिटल्स जो है अपने नॉर्मल तरीके से हैं,
उसके 3 p ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिट के हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से करस्पॉन्ड कर रहे हो, they all are unmodified and they are pretty normal, due to which all of them will have same energy. ठीक है, because they are degenerated, but they are oriented in different direction. अब मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी एक डायरेक्शन में, मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, राइट? हेलो, हाँ सर, सर मतलब क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि डू यू गाइज थिंक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर 3 अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, इनका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम ही रहेगा या डिफरेंट रहेगा? या ऐसे बोलूं मैं, इट विल चेंज, एंड वो चेंज इन बिहेवियर विल बी ऑब्वियसली और विल डेफिनेटली बी रिलेटेड टू चेंज इन एनर्जी। किसी का भी बिहेवियर क्यों चेंज करता है? जब उसकी एनर्जी चेंज करती है तभी बिहेवियर चेंज करेगा, ऐसे तो बिहेवियर चेंज नहीं करेगा ना। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना बात कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब देखो मॉडिफिकेशंस कैसे होंगे वो हमको नहीं सोचना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, बट मॉडिफिकेशन होगा ये हमको रियलाइज करना है। एंड द मोमेंट मॉडिफिकेशन हैपेंस, the net energy of probably py orbital will be somewhat higher compared to that of pz and px, ठीक है। अब हमारा एक जो था बोर्स और मॉडल का लिमिटेशन, दैट वाज splitting of spectral lines in presence of external electric or magnetic field, Zeeman and Stark effect, remember? यस सर। तो अभी देखो इसका मॉडिफाई हो गया अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हमने डाला, लेकिन ये वाले मॉडिफाई नहीं हुए, या मॉडिफाई हुए उस लेवल तक मॉडिफाई नहीं हुए, ठीक है। Is it okay? यस सर। फाइन। अब बेसिकली ऐसा था कि ये 3 जो थे हमारे ऑर्बिटल्स, इन तीनों की एनर्जी जो थी, मान लो इस लेवल और इस लेवल, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर चली जाती है और इनकी एनर्जी स्लाइटली नीचे नीचे आ जाती है, या इसकी थोड़ी नीचे आती है और बैलेंस करने के लिए थोड़ा और ज्यादा नीचे इसका आ जाता है। क्योंकि देखो सम टोटल ऑफ ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सम टोटल जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से और इनका नेट टोटल एनर्जी जो है वो नहीं चेंज करेगा, एटम का टोटल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, इसलिए सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी को ऐड कर देंगे ना तो वो भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन इज ओनली दिस विल, आई मीन वन ऑफ देम विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, अदर्स विल रिस्पॉन्ड निगेटिवली प्रोबेबली, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ये थोड़ा, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू टेक प्लेस। मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है? अब यहां से ये अगर इलेक्ट्रॉनिक जंप करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर, तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू गिव हायर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, स्लाइटली हायर, ये वाला थोड़ा कम और ये वाला और थोड़ा कम। ये बात समझ में आ पा रही है हम लोगों को? एंड देयरफॉर स्पेक्ट्रल लाइन, इसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने फील्ड को अप्लाई किया, या एक मैंने उस डायरेक्शन में अप्लाई किया फील्ड को, सो दैट वाई वाले का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है।
और एक्स एंड जेड का वैल्यूज कम हो जाए, क्योंकि वो कंपनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली कम होंगे। इज दिस ओके? अब उस लेवल से, मतलब अब ये तीनों एक लेवल पर नहीं है, पहले थे अब नहीं है। इज इट ओके? ये चेंज्ड लेवल से या चेंज्ड कंडीशन से अगर ये किसी एक एनर्जी लेवल पर फॉल डाउन करते हैं, तो all of them are going to release different radiation wavelengths, or at least we are going to have two different radiation wavelengths, right? सर ये क्या? हाँ, सर ये रेडिएशन वाला सर फिर से repeat अरे देखो, इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है तभी हमको रेडिएशन मिलता है। हमारे ये सारे इलेक्ट्रॉन बोर्स मॉडल के हिसाब से एक ही पोजीशन पर रहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सारे सेम लेवल पे रहने चाहिए, ठीक है। और जब ये यहाँ से फॉल कर रहे हैं तो सिंगल लाइन ही फॉल करेगा, सेम डिफरेंस से, सेम हाइट से अगर ये फॉल कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी गैप को कवर कर रहे हैं, तो रेडिएशन जो निकलेगा वो सिंगल रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गए, ये डिस्टिंग्विश हो गए। डिस्टिंग्विश हो गए मतलब एक ऊपर चला गया और बाकी के दो जो है वो नीचे के चले की तरफ शिफ्ट हो गए, सो दैट द टोटल रिमेन्स द सेम। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, और sir. ऐसे कंडीशन में द गैप हैज बिकम डिफरेंट। यहाँ से यहाँ का गैप, यहाँ से यहाँ का गैप और यहाँ से यहाँ का गैप, तीनों गैप अलग अलग है ना। तीनों गैप अलग अलग है मतलब तीनों का एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होगा, एंड एनर्जी डिफरेंस अगर अलग अलग होगा तो रेडिएशन अलग अलग एनर्जी के निकलेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? एंड देयरफॉर जीमेंस एंड स्टार्क इफेक्ट के अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर जब हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, वेव मोशन जो है वो उन इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करके अपनी एनर्जीज को रीएडजस्ट कर लेता है, ठीक है। दे नो मोर रिमेन degenerated. Is it okay? So basically what happens is, due to application of external electric and magnetic fields, the differently oriented orbitals no more remain degenerated. They become what? Distinctively, yeah, they have distinctive energy, ठीक है। The energies are not very different, but they are distinctive. They are not degenerated anymore. ये बात समझ में आ रही है? yes. क्लियर है बाकी लोगों को भी? हाँ सर। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। सॉरी, आज के लिए नहीं, अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। मैं आ करके फिर आप लोगों को इसका ये